नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले कुछ समय से स्मॉल कैप सेगमेंट में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड निवेशक भी स्मॉल कैप में बढ़ चढ़कर निवेश कर रहे हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स में आई तेजी और निवेश का प्रवाह बढ़ने से कुछ फंड हाउस जैसे कि निप्पॉन, एसबीआई, टाटा ने अपने अपने स्मॉल कैप फंड में एकमुश्त निवेश लेने पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब जानना पड़ेगा कि इस निवेश जो इसका आपके निवेश पर क्या असर होगा, आप किस तरीके से आप स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं और कितना निवेश स्मॉल कैप में करना सही है आपके लिए। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। कीर्तन शाह, सीईओ क्रेडेंस वेल्थ, और मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट हमारे साथ है। कीर्तन और मोहित दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। स्मॉल कैप को लेकर पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा बज है। आंकड़े भी काफी अच्छे आ रहे हैं। इस सेगमेंट ने प्रदर्शन भी अच्छा किया है। सबसे पहले जानना और समझना जरूरी है कि जो नया मैंडेट आया है कीर्तन, वो क्या है, क्योंकि तब से लोग और जो स्पेशली निवेशक हैं वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मॉल कैप फंड में कुछ एएमसीज क्या अब निवेश नहीं देगी, एक मुश्त निवेश नहीं देगी सिर्फ, या फिर एसआईपी में भी कुछ नियमों में बदलाव है। पहले क्लियर कीजिए क्या मैंडेट है। स्वाति, देखिए, हो ये रहा है कि बहुत सारी एएमसीज को ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप में जितनी तेजी से पैसा आ रहा है पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की वजह से, उतनी तेजी से वो लोग पैसा शायद डिप्लॉय नहीं कर पा रहे। इसलिए उन्हें चाहिए कि आप बहुत ज्यादा अगर पैसा देंगे इन स्मॉल कैप फंड्स में, अगर ये स्मॉल कैप्स में पैसा एलोकेट नहीं कर पाएंगे तो इन फंड्स का परफॉर्मेंस गिर जाएगा और परफॉर्मेंस पे काफी इफेक्ट होगा। इसलिए एएमसीज ये कह रही है, कुछ एएमसीज जैसे आपने नाम लिए एसबीआई, टाटा, निप्पॉन, कि आपके जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज या एसटीपीज चल रही है कुछ लिमिट्स तक, वो एग्जिस्टिंग एसआईपीज, एसटीपीज और जितना भी पैसा आज आपने निवेश किया वो हम सब ले लेंगे। पर आज से आगे उन्हें चाहिए कि उन्हें क्लैरिटी मिले कि कितना पैसा एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, जिसकी वजह से उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या उतना पैसा वो डिप्लॉय कर पाएंगे या नहीं। जैसे अगर आप देखेंगे कि निप्पॉन ने 5 लाख तक की लिमिट रखी है पर पैन पर डे, तो एग्जिस्टिंग जो भी एसआईपीज एससीपीज चल रही है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। पर आगे जाकर आप दिन का पर पैन 5 लाख से ज्यादा रुपया निप्पॉन के स्मॉल कैप में नहीं डाल पाएंगे। एसबीआई ने तो खैर पैसा लेना काफी समय से बंद कर दिया था, और टाटा ने भी आई थिंक 2 या 3 हफ्ते पहले स्मॉल कैप में पैसा लेना बंद कर दिया है। तो टेक्निकली अगर आप देखें कि बहुत सारे एएमसीज जो ये स्टेप्स ले रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा अगर इस स्पेस में आ जाएगा और अगर वो डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे तो परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। आप ऑलरेडी देख लीजिए, टाटा स्पेसिफिकली, जिनको पैसा आ रहा था और उन्होंने अपने कैश लेवल्स जो नॉर्मली 10% होते उसे ऑलरेडी बढ़ाकर 15% कर दिए थे, क्योंकि उनको डिप्लॉय करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। आई थिंक ये सही स्टेप्स लिए हैं जिन भी एएमसीज ने किया, क्योंकि अगर वो डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा पैसा लेके कोई मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा फंड्स। मोहित, हमने देखा है कि स्मॉल कैप में पिछले कुछ टाइम से रिटर्न काफी अच्छे बने हैं। अभी जो हाल ही में नंबर्स आए उसमें भी स्मॉल कैप ने बाकी जितने भी रहे हैं कैटेगरीज उसके मुकाबले काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस स्पेस में जो बज़ क्रिएट हुआ है, मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ, बज़ कैसे क्रिएट हुआ है। जी स्वाति, आई थिंक सबसे बड़ा कारण ऑब्वियसली बस क्रिएट होने का परफॉर्मेंस ही है। अगर आप देखें स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस लास्ट एक साल में कुछ 30% के आसपास का रिटर्न है। लास्ट 3 साल में भी कुछ 38 से 40% का एनुअलाइज रिटर्न है। तो जो रिटर्न अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी नॉर्मल लार्ज कैप फंड से या फिर मिड कैप कैटेगरी से, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के। और सबसे बड़ा कारण यही है कि निवेशक जो है आज पूरी तरह से स्मॉल कैप की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है स्वाति, वो कहीं हद तक जो एक समझदार निवेशक है वो स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस को देखते हुए भी अट्रैक्ट हुआ है। तो अगर आप देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो आज कुछ 21 से 22 टाइम मल्टीपल, ट्रेलिंग मल्टीपल पे कोट कर रहा है, कुछ 3.5 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे कोट कर रहा है। और अगर आप इसके कंपैरिजन में निफ्टी या फिर निफ्टी मिड कैप के वैल्यूएशंस को देखें तो दोनों ही इंडेक्स स्मॉल कैप से ज्यादा महंगे हैं, जो कि हिस्टोरिकली ऐसा होता नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स हमेशा से ज्यादा कॉस्टली रहा है, हमेशा से ज्यादा एक्सपेंसिव रहा है।
पर पिछले कुछ टाइम से स्मॉल कैप इंडेक्स का जो वैल्यूएशन है वो काफी रीजनेबल रहा है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि स्मॉल कैप में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। काफी वैल्यू बाइंग हुई यहाँ पर 6 महीने पहले, और उसके बाद जिस तरह से मोमेंटम बना है, तो बहुत सारे निवेशक इस मोमेंटम को कैच करने के हिसाब से भी स्मॉल कैप में एंट्री ले रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन ये भी है स्वाति, कि अगर आप भारतीय निवेशकों के पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो हमेशा से स्मॉल कैप में अंडर एलोकेटेड रहे हैं या बहुत कम एलोकेशन करते आए हैं। प्रिडोमिनेंटली जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और कुछ हद तक मिड कैप, इन्हीं कैटेगरीज में होते हैं, और बहुत कम निवेशक होते हैं जो एक अग्रेसिव स्मॉल कैप एलोकेशन लेते हैं। तो जब रिटर्न अच्छे थे, वैल्यूएशंस रीजनेबल थे, तो मुझे लगता है निवेशकों ने इस कैटेगरी में भरकर निवेश करना शुरू कर दिया। और अगर आप देखेंगे तो जून के महीने में ही कुछ 5,500 करोड़ का नेट फ्लो हुआ है स्मॉल कैप कैटेगरी में, जो इक्विटी में सबसे हाईएस्ट फ्लो है किसी भी कैटेगरी में। तो ये पूरी तरह से निवेशकों का रुझान है और कुछ अच्छे वैल्यूएशंस का कमाल है। ओके। हम जरा एयूएम देखें अगर स्मॉल कैप फंड्स का, इसमें उन फंड्स का नाम भी शामिल है जिन्होंने फिलहाल एकमुश्त जो निवेश है उसको फिलहाल रोका है, एक सब्सक्रिप्शन लिमिट लगाई है। इसमें सबसे ज़्यादा कीर्तन जो एयूएम है वो निपॉन का ही है, फिर एक्सिस आता है, फिर एसबीआई है, एक्सिस है। टाटा ने फैसला लिया है कि वो फिलहाल अभी एकमुश्त निवेश नहीं लेंगी। 3 एएमसीज ने तो ये कदम उठाया है। कीर्तन, आपको लगता है कि ट्रेंड देखते हुए बाकी जो एएमसीज है वो भी इस तरीके के कुछ नियम लागू कर सकते हैं आने वाले टाइम में? स्वाति देखिए, सबसे पहले तो समझना ये जरूरी है कि फंड्स ये क्यों करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए, स्मॉल कैप स्पेस में बहुत सारे स्टॉक्स है जो एनालिस्ट उतनी अग्रेसिवली कवर नहीं करते जितना वो लार्ज कैप या फिर मिड कैप में करते हैं। तो इस स्पेस में इसीलिए एक्टिव रिटर्न्स या अल्फा जनरेट करने की बहुत उम्दा अपॉर्चुनिटी है। पर अगर आप एवरेज तरीके से देखें इस कैटेगरी में, बहुत सारे जो फंड्स है वो जरूरी नहीं है कि इंडेक्स वाले स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगाए। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इंडेक्स के बाद भी बहुत पैसा लगता है। पर यहाँ लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर आपकी एयूएम एक पोटेंशियल से ज्यादा हो जाती है, तो आप उतना पैसा अगर इन इलिक्विड या नॉन कवर्ड स्टॉक्स में लगाएंगे, तो आप उन स्टॉक्स की वैल्यूएशन और उन स्टॉक्स के प्राइसेस को बहुत अग्रेसिवली अफेक्ट कर सकते हैं अगर मोटा पैसा उन स्टॉक्स में लगने लगा। तो टिपिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि एएमसी फंड स्टॉप करने के पहले एएमसी के पास काफी कुछ अलग अलग ऑप्शंस है जो एएमसी कर सकती है, जिसके बाद फंड स्टॉप करने का ऑप्शन सबसे लास्ट में आता है मेरे हिसाब से। तो ऐसे 2 या 3 चीजें हैं जो मेरे हिसाब से फंड्स या एएमसी कर सकती है। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप निपॉन के केस में देखें तो निपॉन का एयूएम बहुत बड़ा था। तो निपॉन ने क्या किया था, इस एयूएम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा दिए थे। 150 के ऊपर स्टॉक्स थे निपॉन के पोर्टफोलियो में। ये इसीलिए थे क्योंकि उनको पैसा आते जा रहा था और वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसी भी 1, 2 या 5 स्टॉक में नहीं ले सकते थे, तो ज्यादा पैसा आ रहा था तो उन्होंने नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ा दिए। दूसरा, अगर आप टाटा का देखें, उन्होंने कैश लेवल्स इंक्रीज कर दिए। उनके हिस्टोरिकली कैश लेवल्स 10% के करीब थे, पर जैसे ही ज्यादा पैसा आता गया उन्होंने कैश लेवल्स 10 से 15% कर दिए। और तीसरी अगर आप चीज देखें जो मुझे ऐसा लग रहा है एएमसी कर सकती है, वो ये है कि आपके पास जो पैसा आया स्मॉल कैप फंड्स में, आपको 65% पैसा स्मॉल कैप में लगाना है, 35% पैसा मिड और लार्ज में लगाना है। तो आप अगर हिस्टोरिकली एज अ फंड हाउस क्योंकि स्मॉल कैप हैं और स्मॉल कैप पे फोकस करना चाहते हैं, तो आप 80% तक भी पैसा स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। पर जैसे ही ज्यादा पैसा इस फंड में आने लगता है और आपके पास स्मॉल कैप को देने के लिए ज्यादा एलोकेशन बचता नहीं है, तो आप लार्ज और मिड का वो जो 35% का बैंडविड्थ दिया है, आप उसे फुल्ली यूटिलाइज कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एएमसी पहले इन 3 चीजों पे फोकस करना चाहेगी, इन 3 चीजों को यूज करना चाहेगी अगर मोटा पैसा आ रहा है तो, और उसके बाद भी अगर फ्लोज कंटिन्यू होंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और कुछ एएमसी शायद हो सकती है जो और कैश लेने से मना कर दे। ओके मोहित, मैं आपसे दिक्कतों के बारे में और जानना चाहती हूँ कि ऐसी जो स्मॉल कैप स्कीम्स होती हैं उनके पास
सबसे बड़ा कंसर्न है क्या आज की तारीख में? जी स्वाति, तो देखिए स्मॉल कैप फंड मैनेजर का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही यूनिक है। उन्हें 3 तरह की दिक्कतों से जूझना पड़ता है। सबसे पहली बात तो उन्हें स्टॉक को आइडेंटिफ़ाई करना है। तो जैसा कीर्तन ने भी बोला कि ये जो एरिया है, स्मॉल कैप का जो क्षेत्र है वो इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं है। स्टॉक्स बहुत सारे हैं भारत में जो कि 251 से नीचे वाली कंपनीज़ मार्केट कैप के तहत आती हैं। उसमें आप निवेश कर सकते हैं स्मॉल कैप फंड मैनेजर, बट बहुत लंबी लिस्ट है और वहाँ पर रिसर्च अच्छा अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो अच्छा स्टॉक आइडेंटिफ़ाई करना। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आपने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसमें आप कितना बड़ा पोज़ीशन ले सकते हैं, आप उसमें कितना बड़ा स्टेक ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो मार्केट कैप है, अगर आप देखें जो 251वीं कंपनी है, उसका मार्केट कैप कुछ 19,000 करोड़ के आसपास है और 500वीं कंपनी का मार्केट कैप कुछ 6,000 करोड़ के आसपास है। तो ऑन एन एवरेज ये कोई बहुत बड़े मार्केट कैप वाली कंपनीज़ नहीं है, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ा बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं उठा सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप क्वांटिटी उठाना भी चाहें, तो आप इम्पैक्ट कॉस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, यानी जो कीर्तन ने भी बताया कि आप जब बाय सेल करने जाते हैं तो आप भाव को बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं बिकॉज लिक्विडिटी बहुत कम होती है यहाँ पर। तो ये जो ट्रिनिटी है, इसे मैनेज करना एक फंड मैनेजर की सबसे बड़ी दुविधा है। उसके बाद जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो तो बहुत ही यूनिक किस्म का प्रॉब्लम है स्वाति, और इसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा, जो इसे निपॉन स्मॉल कैप फंड है। तो यहाँ इनकी जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। अब आप देखिए निपॉन के पोर्टफोलियो में कुछ 900 साढ़े 900 करोड़ का ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स है, इनके पोर्टफोलियो में कुछ 3.5% का एलोकेशन है। अगर आप डेली वॉल्यूम देखें इस स्टॉक पे, तो कुछ 1 लाख शेयर के आसपास ट्रेड होते हैं। अगर कल को मान लीजिए किसी कारण से निपॉन को इस स्कीम को, इस फंड को, इस स्टॉक को बेचना पड़े, या फिर उनके पास रिडेम्पशन का प्रेशर हो, या स्टॉक में कुछ हो जाए, उसके तहत इनको अगर सेल कॉल लेना है, तो बहुत मुश्किल है पूरी क्वांटिटी को बेचना। ये इनका नंबर 1 होल्डिंग है। अब आप सोचिए उनका जो 150वीं होल्डिंग है, इनकी इसी तरह से जो 10वीं होल्डिंग है, एलेंटास बैक करके कंपनी है स्वाति, वहां पर 1000 स्टॉक ट्रेड होते हैं दिन के। तो इतना जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नहीं है और लिक्विडिटी नहीं है। तो कल को अगर रिडेम्पशन प्रेशर आ जाए और फंड मैनेजर को किसी कारणवश निकलना पड़े इन स्टॉक से, तो बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है और इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हाई होता है। तो ये सारी दिक्कतें जहाँ हैं, वहाँ स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स को बहुत फूक-फूक के कदम रखना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपने पोर्टफोलियोज़ को लिमिटेड रखना चाहते हैं, अपने एयूएम को सीमित करना चाहते हैं, ताकि वो अच्छी तरह से इसे एलोकेट कर पाएँ और जब चाहे उसमें से लिक्विडिटी भी क्रिएट कर पाएँ। ऑल राइट। मुझे एक बात समझाइए कीर्तन, इस पूरे सिचुएशन में अभी निवेशक को इस नई डेवलपमेंट को कैसे समझना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पर? एक तरफ हम देख रहे हैं कि बेहतरीन रिटर्न बन रहे हैं, हमने रिटर्न्स भी चलाए पिछले कुछ टाइम स्मॉल कैप के। किस तरीके से जो फंड्स हैं उन्होंने पिछले और स्पेशली कोविड के बाद हमने देखा स्पेशली अच्छे रिटर्न दिए हैं। एक निवेशक कैसे एक स्मॉल कैप में अपनी पोजीशनिंग अभी इस टाइम पर रखे? स्वाति देखिए 2-3 चीजें यहाँ पर। सबसे पहले तो अगर आप प्री कोविड लेवल्स पे चले जाए, तो टिपिकली ये सारी चीजें बहुत ही साइक्लिकल होती है, राइट? अगर आप प्री कोविड में देखें तो स्मॉल कैप्स में काफी बड़ा फॉल आ गया था, तो स्मॉल कैप्स का बेस काफी छोटा था, राइट? और ऐसी किसी भी एक सिचुएशन से जब भी आप उभरने की कोशिश करते हैं, तो टिपिकली नया पैसा सबसे पहले लार्ज कैप में जाता है, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर लार्ज कैप सस्ते में मिल रहे हैं तो पहले उसे खरीदना चाहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स लार्ज कैप को पहले खरीदना चाहेंगे, और फिर वो पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में धीरे धीरे करके आता है। तो आपने जो पिछले 1 साल में देखा, ये प्रोबेबली जैसे मोहित ने भी कहा, वैल्यू बाइंग का थोड़ा सा एक सिचुएशन था, क्योंकि आपने देखा कोविड के बाद मोटा पैसा पहले लार्ज कैप में गया, फिर मिड कैप में गया, और वैल्यूएशंस अचानक से स्मॉल कैप्स की सस्ती लगने लगी, तो आपने स्मॉल कैप्स में पोजीशन लेना स्टार्ट किया। देखिए अभी रिटेल का अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि वो जब नया पैसा लगाते हैं तो वो पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं, और अगर पिछले 1 साल अच्छा रहा है मार्केट्स के लिए ब्रॉडली, तो आप देखेंगे थीमेटिक फंड्स और स्मॉल कैप्स जनरली मिड कैप और लार्ज कैप से अच्छा ही करेंगे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मार्च से इतना ज्यादा पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि इनका नियर टर्म परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। तो 2-3 चीजें वैल्यूएशंस पे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए इंडिया इन जनरल, अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो महंगा
जनरली रहता है और आगे जाकर भी महंगा रहेगा। मुझे उस चीज से कोई टू वेज है ही नहीं कि इंडिया एज अ मार्केट महंगा ही रहेगा। पर अगर आप प्री कोविड लेवल पे देखें तो स्मॉल कैप्स टिपिकली 25% एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं लार्ज कैप से। वो केस नहीं था आज से 6 महीने पहले। तो आज से 6 महीने पहले जो 25% का प्रीमियम स्मॉल कैप्स लार्ज कैप के ऊपर ट्रेड करते वो नहीं था। इसकी वजह से काफी पैसा आया। पर अगर आज की आप बात करें तो जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन है वो हिस्टोरिकल एवरेजेस से कम है। यानी स्मॉल कैप अगर आप देखें तो फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से लार्ज कैप और स्मॉल कैप का जो कॉम्बिनेशन अगर आप देखते वो है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो वो वैल्यू बाइंग वाली अपॉर्चुनिटी थी वो शायद उतनी सिग्निफिकेंटली अवेलेबल नहीं है। तो एज एन इन्वेस्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अग्रेसिवली पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल का रिटर्न देखकर स्मॉल कैप्स में लार्ज बेट मत लीजिए। अपना जो नॉर्मल एसेट एलोकेशन है जिसमें आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को जिस भी प्रोपोर्शन में डिवाइड किया हुआ है आपके रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एसआईपी के माध्यम से पैसा अगले 1 साल तक निवेश कीजिए। मोटा पैसा लमसम इस समय पे नहीं डालेंगे और स्टैगर्ड करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो शायद वो एक बेटर स्ट्रैटेजी होगी वर्सेस पिछले 6 महीने या 1 साल का रिटर्न देखकर आज आप नया निवेश करने की कोशिश करें उससे। बिल्कुल, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज चर्चा हम आगे ये करेंगे कि स्मॉल कैप फंड में अभी एक्सपोजर कितना होना चाहिए, स्ट्रैटेजी और क्या होनी चाहिए। इस पर थोड़ा और इनपुट लेते हैं अपने गेस्ट से, तुरंत लौटते हैं। स्मॉल कैप फंड पर कर रहे हैं खास चर्चा। हमारे साथ हैं मोहित गांग और कीर्तन शाह। मोहित, स्पेशली वैसे निवेशक जिनका निवेश निपॉन स्मॉल कैप फंड में है, जो कि टाटा स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, या एसबीआई स्मॉल कैप फंड में जिनका पैसा लगा हुआ है, उनके लिए मैं क्लैरिटी आपसे लेना चाहती हूँ। जो एसआईपी कर रहे हैं या एसटीपी रूट से जिनको पैसा लगाना है, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा? किन के लिए फर्क पड़ेगा, किन पर इम्पैक्ट है और किन पर इम्पैक्ट नहीं है, ये थोड़ा एक बार क्लियर कर दीजिए जल्दी से दर्शकों के लिए। जी स्वाति, तो जो एग्जिस्टिंग निवेशक है उनको अपने एग्जिस्टिंग यूनिट्स या एग्जिस्टिंग होल्डिंग पर कोई असर नहीं आएगा, वो एज इट इज चलती रहेंगी। जिनके एग्जिस्टिंग एसआईपी या एसटीपी कुछ भी चल रहे हैं वो भी चलते रहेंगे, और जो नए निवेशक एसआईपी या एसटीपी सेट करना चाहते हैं उनको भी पूरी तरह से छूट है कि वो अपने नए एसआईपी और एसटीपी सेट कर सकते हैं इन तीनों ही फंड्स के अंदर में। अब कहाँ पर रोक लगी है या कहाँ पर स्टॉप किया गया है निवेश, वो है एडिशनल परचेज और लमसम परचेज। एक मुश्त अगर किसी को रकम लगानी है तो तीनों ही फंड्स ने अपने बढ़ते हुए एयूएम के तहत एक मुश्त रकम यानी लमसम इन्वेस्टमेंट्स को बंद कर दिया है। तो आप एडिशनल परचेजेस और नहीं कर सकते इन तीनों ही स्कीम्स के अंदर में, परंतु आपके जो पुराने निवेश चल रहे हैं उसे आप बरकरार रखिए, उसे प्लीज मत निकालिए, और आपके जो एसआईपी एसटीपी चल रहे हैं उन्हें भी चलने दीजिए। और अगर आपको नया एसआईपी एसटीपी सेट करना है तो आप उसको भी पूरी तरह से कर सकते हैं। तो वहां पर किसी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। ओके कीर्तन, किसी को पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप एक्सपोजर लेने के अलग तरीके क्या हो सकते हैं, ये जानना जरूरी है। एक तो प्योर स्मॉल कैप फंड ले लिया, हमारे पास एक्टिव स्ट्रैटेजीज भी है, हमारे पास पैसिव स्ट्रैटेजीज भी है, हमारे पास ऐसे फंड भी है जिनमें स्मॉल कैप का एक्सपोजर होता है। क्या ये तरीके अपनाए जा सकते हैं स्मॉल कैप का में निवेश के? स्वाति जी देखिए, मुझे मेरा व्यू बड़ा क्लियर है यहाँ पर कि अगर आप मान लीजिए एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि स्मॉल कैप्स में निवेश करने के लिए आपके पास कम से कम 7 या 8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना जरूरी है। अगर आप पिछले 1 साल 3 साल का रिटर्न देखकर स्मॉल कैप्स में आएंगे कि अगले 3 साल में मुझे भी 30 या 35% CAGR मिल जाएगा, तो वो होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये कैटेगरी जितनी इंटरेस्टिंग लगती है पास रिटर्न्स देखकर उतनी ही ज्यादा वॉलेटाइल है। तो एज एन इन्वेस्टर सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास 7-8 साल से कम समय है तो आपको स्मॉल कैप्स से दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। पर मान लीजिए अगर आपके पास 10 साल का समय है और आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो मैं तो ये मानता हूं कि आपको 33% एक्सपोजर फ्लेक्सी कैप में लेना चाहिए, 33% एक्सपोजर मिड कैप में लेना चाहिए और 33% स्मॉल कैप में लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस पोर्टफोलियो का
स्टैंडर्ड डिविएशन और रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे तो वो बाकी पोर्टफोलियोज से, जिसमें आपने या तो पूरा पैसा फ्लेक्सी कैप में डाल दिया या पूरा मिड कैप या पूरा स्मॉल कैप में डाल दिया है, इन 3 कॉम्बिनेशन से काफी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज एन अग्रेसिव इन्वेस्टर, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि अगले 3 साल में लार्ज कैप चलेगा, मिड कैप चलेगा या स्मॉल कैप चलेगा, और ऑफ कोर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में अल्फा जनरेशन पॉसिबिलिटी काफी बेहतर है, राइट? पर क्या अगर आप वो वॉलेटिलिटी को भी झेल पाएंगे अगर मार्केट्स साउथवर्ड्स जा रहे हैं और आपके इंटेंडेड डायरेक्शन में नहीं जा रहे? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लार्ज मिड स्मॉल तीनों में 33% का इक्वल वेट दे दे और 7-8 साल या 10 साल तक का निवेश बनाए रखे, तो रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे ये रिटर्न्स काफी अच्छे बन सकते हैं। जब अगर हम एक्टिव पैसिव की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में आज भी काफी अपॉर्चुनिटी है एक्टिव इन्वेस्ट करने के लिए। पर अगर आप प्योर लार्ज कैप की बात करेंगे तो या तो आप फ्लेक्सी कैप के थ्रू एक्सपोजर लीजिए लार्ज कैप में, या आप इंडेक्स फंड्स के थ्रू लीजिए, क्योंकि लार्ज कैप में एक्टिव फंड्स में वो अल्फा जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो ये मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ये स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूं। मोहित, ऐसे निवेशकों को आप क्या कहेंगे, स्पेशली नए निवेशकों को जो कि बाजार में आए हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए और एक्साइट हो रहे हैं स्मॉल कैप के बेहतरीन प्रदर्शन से, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए स्वाति, आई थिंक जो नए निवेशक हैं उन्हें ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कीर्तन ने भी बोला कि स्मॉल कैप फंड में जब निवेश करते हैं तो जो अवधि होनी चाहिए, जो समय सीमा है वो बहुत लंबी होनी चाहिए आपकी। कम से कम 7 साल की अवधि यहाँ पर उचित रहेगी अगर आप स्मॉल कैप में प्रवेश करना चाहते हैं। तो एक तरह से आप जब भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, सलाहकार के साथ बैठते हैं तो आप पूरी तरह से अपना एसेट एलोकेशन डिटरमिन कर लीजिए, और जो एसेट एलोकेशन है फिर उसको फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि अगर मोमेंटम के चलते स्मॉल कैप बहुत चल रहा है, रिटर्न अच्छे दिख रहे हैं तो आप उसमें अपना एक्सपोजर बढ़ा दें, वो बिल्कुल मत करिए। अगर आपने निश्चित किया है कि आपके इक्विटी पोर्टफोलियो का 10 से 20% स्मॉल कैप में जाएगा तो उस एलोकेशन को प्लीज उस पर मेंटेन रखिए। मार्केट के मूवमेंट या मार्केट की चाल के हिसाब से अपने एलोकेशन को मत चेंज करिए। स्मॉल कैप में एलोकेशन जरूर कीजिए, और ये एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। जैसे कीर्तन ने भी बताया, पास रिटर्न्स को देख लीजिए, रोलिंग रिटर्न्स को देख लीजिए। एक लंबी अवधि के निवेशक के पोर्टफोलियो में इसका होना अनिवार्य है। कितना एलोकेशन होना चाहिए वो आपको अपने रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिटरमिन करना पड़ेगा। बस इतना मान के चलिए कि बहुत ही वोलेटाइल कैटेगरी है, तो इसमें आप बहुत ज्यादा खरीद बेच करने की उम्मीद मत रखिए। एक लंबी अवधि के लिए होल्ड करते जाइए और अपने निवेश को आप एसआईपी के साथ में बढ़ाइए। देखिए यहाँ पर एक मुश्त रकम या लमसम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है अभी के लेवल्स पर, बिकॉज मार्केट की रफ्तार बहुत तेज चल रही है। तो मुझे लगता है कि नए निवेशक अगर आ रहे हैं और इस कैटेगरी में एंट्री लेना चाहते हैं तो उन्हें एसआईपी या एसटीपी के तहत अगले 6 से 12 महीने के बीच में अपना निवेश को जो है स्टैगर कर प्रवेश करना चाहिए इस कैटेगरी में। तो एसआईपी और एसटीपी ये 2 रूट है जो इनफैक्ट वो भी एएमसीज जिन्होंने फिलहाल एकमुश्त या बड़ी एकमुश्त निवेश पर फिलहाल जो रोक लगाई है, कैपिंग लगाई है, उसमें भी आप एसआईपी एसटीपी के जरिए निवेश जारी रख सकते हैं। ये एक बड़ी बात है जिसका ध्यान में रखिए स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट करने से पहले। कीर्तन, मोहित, दोनों का धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।